फैसल चौधरी साहब, कोई ऐसी नज़ीर है दुनिया में, मैं अपनी एजुकेशन के लिए और आवाम की आसानी के लिए पूछ रहा हूँ, कि सुप्रीम कोर्ट एक फैसला कर देती है अमेरिका की किसी सुप्रीम, तो वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज हो सकता है? ये इसकी नज़ीर है फैसल चौधरी साहब? नहीं, यही डायकॉटमी है जी इस कानून में। काजी साहब, आपने बड़ा पर्टिनेंट सवाल पूछा है, और ये सवाल इसलिए भी बड़ा कलीदी है कि जब आप, ये तो एंड ऑफ लिटिगेशन ही नहीं है। ये आज ग़ालिबन जाहिया अफरीदी साहब ने भी जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब ने इसकी तरफ जो है पॉइंट आउट किया है ये बात। उन्होंने कहा कि तो फिर तो ये लिटिगेशन एंड ही नहीं होगी, फिर हमारा बर्डन और बढ़ जाएगा। अभी 54,000 केसेस हैं, तो फिर अगर अपील का मामला हुआ तो तकरीबन 10-15 हज़ार वैसे बढ़ जाएंगे। सो ये कभी भी नहीं होता। इसीलिए इस कानून को जो बनाया गया था बुनियादी तौर पे ये जो पीछे पीडीएम की हुकूमत रही है, उन्होंने बहुत सारी ऐसी जो है ना पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन की है, यानी उनका ऑब्जेक्ट जो है लॉन्ग टाइम नहीं था तो पब्लिक इंटरेस्ट में, बल्कि आज जस्टिस मुसर्रत हलाली साहबा ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, बड़ा कलीदी क्वेश्चन था। वो ये था कि इसमें जो लिखा हुआ है, इसका प्रियम्बल होता है दिबाचा जिसको हम कहते हैं उर्फ आम में, उसमें लगता है कि जो कानून है वो किस वजह से बनाया जा रहा है, या उसका मकसद क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसका स्कोप क्या है। तो प्रियम्बल में जो लिखा गया है, तो उन्होंने प्रियम्बल को पढ़ा और सवाल ये किया कि इस प्रियम्बल को पढ़ के तो लगता है ये पर्सनल इंटरेस्ट के लिए बनाया गया है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए तो नहीं बनाया गया। और जो हुकूमत ने जो बेंचेस बनाने की पावर है सुप्रीम कोर्ट की, वो रेगुलेट कर दी है पार्लियामेंट ने। Whereas इस तरह से तो फिर जो पार्लियामेंट जैसे, अच्छा, माफी चाहता हूँ, वक्त कम है, भट्टी साहब के पास बहुत सवालात हैं। मैं भट्टी साहब के सवाल को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ये कर रहे थे, क्या कल पार्लियामान ये भी फैसला कर सकती है, शुएब साहब आप इसमें अपना टेक दीजिएगा, कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट बनानी है तो उसमें भी कोई हो, किसी बड़े इदारे में जो है, जो बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, कोर कमांडर्स को जो है वो अपॉइंट किया जाता है, जो कि सोल प्रीरोगेटिव है राइटफुली हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, तो क्या कल हम इस किस्म की भी कानून साजी कर सकते हैं कि नहीं जी 3 बंदे रल के करो, तो ये कोई क्यास हो जाएगा या एक नए सुनहरी अहद का आगाज होगा? जनाब शुएब शाहीन साहब, देखिए, मेरा ख्याल है कि ये बड़ा मुश्किल होगा कि आप जो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है किसी भी हेड ऑफ द स्टेट का, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का, उसको जिस अंदाज से आप कर्टेल करेंगे, तो ये तो ना, अभी तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन कल कला ये ना ख़त्म होने वाला सिलसिला होगा। आपके पास बेंच कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इमरजेंसी केस है, आपके वो जज साहबान, सीनियर मोस्ट 2 जज साहबान अवेलेबल नहीं है, या उनकी कंसेंट शामिल नहीं हो पा रही, या कोई जज साहब, इसमें यह भी इब्हाम है कि फ़र्ज़ करो अगर सीनियर जज 2 में से अगर एक अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या होगा, या दोनों अवेलेबल नहीं होंगे तो क्या अगला सीनियर मोस्ट जो है वो उसकी जगह ले लेगा या नहीं लेगा, लेकिन उसका भी कोई इसके अंदर वजाहत पेश नहीं की गई। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसके अंदर मेरा ख्याल है अभी अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन जो एक एडमिनिस्ट्रेटर का रोल होता है, जो चीफ जस्टिस होता है, मास्टर ऑफ द रोल कहलाता है, उसको अगर वहाँ से हटा दिया जाता है तो एक बड़ा डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाएगी। और सिर्फ फिर आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों करते हैं? अगर ये प्रिंसिपल लागू करना है तो फिर हाई कोर्टों में करें। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस फिर ज़्यादा मिसयूज़ कर सकता है अपने ऑफिशियल पोजीशन को। अगर आप ये समझते हो कि कोई एक शख्स के पास पावर नहीं होनी चाहिए इस हवाले से, तो फिर आप चीफ जस्टिस तमाम प्रोविंशियल जो 5 के 5 हैं उसकी भी पावर्स फिर बाकी 3 जज साहबान को दे देनी चाहिए, जो रिट जुरिस्डिक्शन है या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनकी फिक्सेशन या जिनका इम्पैक्ट एक कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से हो सकता है, तो उसके भी पावर्स फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जानी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये होगा मुश्किल अगर ये इन्होंने फैसला फ़र्ज करो इस एक्ट को कायम रखने का फैसला भी कर दिया, तो इसका इतलाक़, इसकी इम्प्लीमेंटेशन, इसकी एग्जीक्यूशन बड़ा मुश्किल हो जाएगी। तो बहरहाल डिपेंड्स। और लेकिन उसके साथ देखें जो सबसे बड़ा, एक बात सिर्फ, जो सबसे मुश्किल इसके अंदर गलत चीज़ है वो ये है कि इसका इतलाक़ बैकडेटेड कर दिया गया है। यानी आज से जो क्लोज एंड पास ट्रांजैक्शन का जो इफेक्ट है वो इससे मुतासर होगा। यानी आज से 30 साल पहले किसी के केस का फैसला होकर ख़त्म हो गया, आज उसके अंदर आपने राइट ऑफ अपील दे दिया, दैट इज़ रॉन्ग। उसका कम से कम भी अगर आपने करना है, उस कानून को फ़र्ज करो रखना है, तो उसका इफेक्ट प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, यानी फ्यूचर के केसेस के लिए होना चाहिए, नॉट फॉर दी ओल्ड केसेस। फ्यूचर में भी तो यही होगा ना, जिस तरह फैसल चौधरी साहब कह रहे हैं कि एक एंडलेस लिटिगेशन शुरू हो जाएगी कि गल किधरे मुकनी ही नहीं। जी सॉरी,
जी बिल्कुल बिल्कुल, यही एक मसला बनेगा और मेरा ख्याल है इस पे संजीदगी के साथ सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए और सोचना पड़ेगा। अच्छा फैसल साहब, आप ये फरमाइए, एक तो उन्होंने फरमाया है कि 50 साल पहले वाला भी बंदा अपील कर सकता है। अमूमन कानून साजी होती है जिस दिन से हो उस दिन से इम्प्लीमेंट होता है, फर्दर जो भी हो। क्या ये ऐसे लगता है बादी नज़र में कुछ खास लोगों को फेवर देने के लिए कानून साजी की गई जिसमें मोहतरम 2-3 बड़ी शख्सियात आती हैं, वरना ये तो कभी हमने कानून साजी नहीं देखी। दूसरी गुजारिश ये है कि हाँ, मैं आपको अपना बता दें तो आपकी टेक क्या है। अगर हमारा एक ब्यूरो चीफ होता है, चीफ रिपोर्टर होता है, अगर मैं उससे ये इख्तियार छीन लूँ कि ये बीट नहीं बना सकता, ये किसी को ड्यूटी पे नहीं भेज सकता, मेरा तो निज़ाम धड़म तख्ता होकर गिर जाएगा। वो रिपोर्टर को उसकी बात नहीं सुनेगा, वो कहेगा भाई तू कौन है, ना तू मेरी बीट बना सकता, तू मुझे ड्यूटी पे भेज सकता है। इस तरह जो अदारों के सरबराह है किसी भी अदारे के है, FBI का चेयरमैन है, आप कहें जी वो कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकता, वो इस पर कार्रवाई नहीं कर सकता, 2-3 सीनियर मोस्ट बनाए, तो इससे लिटिगेशन और मुश्किलात में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है कि कम अगर ये इसे सस्पेंड कर देते हैं, इस जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर इसे ख़त्म कर देती है मोहतरम फुलबैंक साहब। देखिए भट्टी साहब, पहली बात तो ये है कि जो कानून साजी है उसके भी कुछ असूल और तरीक़ेकार होते हैं। ये जो पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शंस हैं इनके ऊपर तो बिल्कुल ये अगर कानून इजाज़त भी देगा तो उस पर कोई अदालत नहीं मानने वाली है। जब उन्होंने एक केस खत्म कर दिया है, उस पर हातमी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, रिव्यू भी नजरसानी भी खारिज हो गई, तो उसको तो वो नहीं खोलेंगे और खोलने देंगे भी नहीं। जब भी ये मामला आएगा तो ये एक बहस स्टार्ट हो जाएगी कि वो इसको करना देना है या नहीं करना। पार्लियामेंट ने जब क्योंकि पर्सन स्पेसिफिक जो हैं वो होती रही है कानून साजियाँ, तो लिहाजा उसमें ये मसले आते हैं। अब ये तो पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शंस और रेट्रोस्पेक्टिव यानी पिछली तारीखों से इजरा जो है किसी भी कानून का करने के लिए किया तो जा सकता है, नैब बॉर्डनेस होता है, लेकिन उसका मकसद ये नहीं है कि आप पब्लिक इंटरेस्ट में तो हो तो अलग बात है, लेकिन किसी शख्स या शख्सियात को फायदा देने के लिए हो तो उसको बस स्ट्राइक डाउन करेगी सुप्रीम कोर्ट। मुझे उम्मीद है कि वो इस एस्पेक्ट को बिल्कुल देखेंगे। अब दूसरी बात यह है कि ये जो आपने ये मिसाल दी अपने चैनल की कि किस तरह से एक इदारा चलता है, डेफिनेटली एक इदारा जो है उसको चलाने के लिए जो है एक मैकेनिज्म होते हैं और ये मैकेनिज्म जो है ये सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ, इवन कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो अदालतों की सुपीरियर अदालतें जो क्रिएट की जाती हैं, आर्टिकल 176 में भी ये कहा गया और हाई कोर्ट के लिए भी कहा गया कि जो वो सुप्रीम कोर्ट कैन कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड एज मैनी अदर जजेस लॉ प्रिस्क्राइब, यानी चीफ जस्टिस को एक स्पेशल दिया गया, एक स्टेटस दिया गया, उसको एक टर्म हम यूज करते हैं कि पैटर फैमिलिया, यानी उसको एक बाप का दर्जा दिया गया है। रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अदलिया के रिप्रेजेंटेटिव जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान होते हैं, पाकिस्तान के उसमें निज़ाम में हुकूमत में, तो इसको अगर आप तकसीम करेंगे, यह लहजा बात है कि देखिए डेमोक्रेटाइज तो करना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूशन को, लेकिन वो इंस्टीट्यूशन को डेमोक्रेटाइज तब हो सकता है जब वो फुल कोर्ट वाले खुद करें। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अक्सरियत इस चीज पे जी फैसल भाई एक मैं चाहूंगा क्योंकि वक्त कम है तो एक मैं और शुएब साहब एक क्योंकि हमने पहली दफा ये देखा, हम लोग तो आप तो सुप्रीम कोर्ट से रोजाना डील करते रहते हैं, इट वाज समथिंग न्यू फॉर अस एंड वेरी प्लेजेंट एंड हम अप्रिशिएट करते हैं। मगर शुएब शाहीन साहब एक तस्वीर ये भी मिला कि व्हाइल द ऑनरेबल जजेस वर टॉकिंग टू दी वन लॉयर और दी अदर, तो मुझे ऐसे भी तस्वीर मिला कि जिस तरह फाजिल जज साहबान एक दूसरे के आर्ग्यूमेंट और काउंटर आर्ग्यूमेंट में यानी कोई एक तस्वीर आ रहा था कि वो एड्रेसी तो उनके या अटॉर्नी जनरल थे या सिद्दीकी साहब थे, मगर सवाल इस तरह हो रहा था कि शायद वो जो किसी दूसरे फाजिल जज साहब ने सवाल उठाया है वो शायद उसकी तरफ, या ये शायद एक तस्वीर था जो मैंने गलत तौर पर यानी लिया। शुएब साहब और फिर फैसल साहब। ये आपकी बात 100% दुरुस्त है। मेनी टाइम्स ये होता है, चूँकि आज लाइव स्ट्रीमिंग थी इसलिए आपको ज़रा डिफरेंट सा लगा कि सारी पब्लिक और लोग सुन रहे थे, लेकिन आमतौर पर ये होता है कि अगर एक जज साहब ने अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू दिया है और वो डिस्कस किया है, जो वकील साहब खड़े हैं, तो दूसरे जज साहब का मुख्तलिफ अगर व्यू है तो वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो बात तो उस वकील साहब से कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली वो जवाब दे रहे होते हैं उस जज साहब के मौक़िफ़ का। तो इसमें कोई वो नहीं है कि ये माजी में भी ऐसा रहा है, तमाम केसेस में इसी तरह ही होता रहा है। लेकिन इसका एक चीज़ लोगों को जो समझ आई है, ये जिस तरह ताबड़तोड़ सवालात होते हैं ना, ये मुनासिब तरीक़ाकार पूरी दुनिया में नहीं है। आप 15 जज, अब एक जज साहब के सवाल का आपको जवाब चाहिए
आप पहले अपने आर्गूमेंट्स मुकम्मल करें, फिर जिसने सवाल करना है वो एक सवाल करे, फिर दूसरा करे, या आपने अगर सवालात हैं तो उनका काम है जज साहबान का कि उसको नोट कर लें। जब वो अपने आर्गूमेंट्स ख़त्म करे वकील, आप उनसे सवालात पूछ लें, जो जो जवाब उनके पास हैं वो सारे जज साहबान इकट्ठे पूछ लें। हो सकता है 4 सवाल मुश्तरका एक तरह के हों। आप अगर वकील एक बात शुरू करे और 5 जज साहबान बैक वक्त उससे सवाल करेंगे, तो मुझे ये बताएं कि वो जवाब किसका देगा। अभी एक का जवाब नहीं दिया होता तो दूसरे जज साहब ने सवाल कर लेते हैं, दूसरे का जवाब नहीं दिया होता चौथे जज साहब सवाल कर लेते हैं। तो मेरा ख्याल है इस तरीके से आर्गूमेंट्स करना, उनको चलाना लार्जर बेंच में या फुल कोर्ट में, ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मेरा ख्याल है कि ये फ्री माहौल देना चाहिए और उनको आर्गूमेंट्स करने की इजाज़त होनी चाहिए। शोएब साहब, ये जो आपने